धर्म और जाति की बात हो, लेकिन कोई मीडिया ये चीज़ कह सकती है क्या कि नीट के पेपर में इतने जाति के लोगों के साथ पेपर जो है लीक हुआ, इतने जाति के पेपर लोगों को लीक नहीं हुआ है? इसमें तो सारे के साथ बराबर भेदभाव हुआ ना। चीटिंग तो सबके साथ हुई, पढ़ने वाले लड़के तो सारे हैं लगभग ऑलमोस्ट, और धांधली भी सबसे अधिक उन्हीं को हुई, चीटिंग उन्हीं के साथ हुआ। जो कमज़ोर पक्ष के लोग थे उनकी संख्या ज़्यादा है, पैसे वाले लोग तो कम है ना। तो इसका मतलब है कि नीट के आंदोलन को अगर सही से उठाया जाए तो ये तो बियॉन्ड कास्ट का आंदोलन है, बियॉन्ड कास्ट लोग इस पर बात करनी चाहिए सबको, तो लोग बात करेंगे। फ़र्क यहाँ है कि इस देश का संस्थान इंस्टीट्यूशनल जिस मीडिया की बात कर रहे हैं, तो मीडिया ही नहीं चाहती इस देश में सुधार हो। इस देश के 10% जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग है ना, वही नहीं चाहते हैं कि इस संस्था में बदलाव हो। सबसे बड़े बेईमान लोग वो हैं। 10% लोगों के अलावा बाकी 90% तो सरकार तो सर छोड़ दीजिए, सरकार तो जो है जो 10% जो शिक्षित लोग हैं ना सर, वो बस अपना मौका ढूंढते हैं कि हमारा चांस कब आएगा, मेरी बारी कब आएगी। आप जितने भी रैलियों में गए होंगे सर, आपको देखे होंगे जो धूर कांग्रेसी रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस के समय में सबसे अधिक लूट मचाई है, आज वो सब के सब अधिकांशतः भाजपाई हैं। मैंने ऐसे वीडियोज़ भी देखे हैं जो 70-70 साल के जो बुजुर्ग हैं जो पेंशन ले रहे हैं कांग्रेस के समय में, लेकिन आज वो कह रहे हैं क्या कि कांग्रेस ने 70 सालों में किया क्या। वो ये नहीं चाहते हैं, सिर्फ वो नैरेटिव, मीडिया के नैरेटिव फंसना चाहते हैं। उनके पास जब सत्ता थी, उनके पास जब वो सिस्टम में थे, तब उन्होंने बदलाव करने की कोई कोशिश नहीं करी। वो अब दूसरी फ्लो आके सत्ता की तो उस फ्लो के साथ बहना चाहते हैं। तो देश के लोगों क्या है, देश के लोग जो हैं संस्थागत बदलाव नहीं चाहते हैं, देश के लोग मूर्ख बनाए जा रहे हैं, और इसका हमें विरोध करने की जरूरत है। 10% लोग हैं ये मीडिया है, तो लेकिन मैं वही बात तो कर रहा हूँ कि 10% के अलावा जो 90% लोग हैं, कंसर्न तो उनका है ना। ये नीट का हो या रेलवे का हो, ये 10% लोग उसमें प्रभावित नहीं हैं, प्रभावित 90% लोग हैं। तो आप ये 10% लोगों से क्यों उम्मीद करते हैं? जब आपके पास संख्या बल 90% की है तो वो इस मुद्दे को उठाएं। और जहाँ तक आपने बात कहा एक तो देखिए, एक तो बात यह है कि जो हमारी आज की जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है, जिसके अंदर जनादेश और बहुमत जैसी बात की व्याख्या करी जाती है, उसके अंदर हर चीज़ तो बिकाऊ हुआ है। चाहे वो नीट की सीट है, चाहे जीता हुआ सांसद है, चाहे जीता हुआ विधायक है, या जो वोट देने वाले लोग हैं उनको पैसा दे के, शराब दे के किसी जाति धर्म के अंदर उलझू के उनके वोट खरीदे जाते हैं, ध्रुवीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था है क्या। आप चुनाव होने के बाद में कुंदन जी, जब आपने इतना भ्रमण किया है, तो मुझे बताइए कि कैसे बहुमत से सरकार बनी, इसकी कोई व्याख्या है आपके पास? जब है ही नहीं, कोई व्याख्या नहीं है, तो बहुमत का फैसला हुआ कैसे? बहुमत की बात हो क्यों रही? फिर जनादेश की चर्चा बार-बार क्यों कर रहे हैं? कैसे जनादेश की बात कर रहे हो आप? बहुमत की बात हुई कैसे? तो क्या जोड़ तोड़ की राजनीतिक व्यवस्था से आप सहमत हैं? बिल्कुल कोई सहमत नहीं है। तो क्या हमको खरीद फरोख्त की राजनीति पसंद है, या क्या इन्हीं चीज़ों के सहारे ऐसे नेताओं के जो खरीद फरोख्त करते हैं, जोड़ तोड़ की भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, इनके भरोसे आपको क्या कोई अच्छी व्यवस्था मिल सकती है? जब ये गारंटी है कि पिछले 80 सालों से नहीं मिली और आने वाले 100 सालों तक भी नहीं मिलेगी, फिर भी आपका सवाल ये बिल्कुल सही है कि जो 90% लोग हैं जिनका कंसर्न है, वो इससे चिंतित क्यों नहीं है, वो इसकी बात को क्यों नहीं उठाते? और बात भी यही है, ये नेताओं के भरोसे कुछ सुधार होने वाला है नहीं। ये जो सुधार होने वाला है वो मतदाताओं के भरोसे ही सुधार होने वाला है। लेकिन उसकी जिम्मेवारी तो देखिए कुछ बुद्धिजीवियों की, कुछ पत्रकारों की, कुछ विद्यार्थियों की, कुछ युवाओं की, ऐसी तो है ना, हमारे जैसों की भी। तो अब हम इसी 4-5 जनों के बीच के अंदर, मैं सबसे बड़ी उम्र का आदमी हूँ, तो मुझे भी क्या ज़रूरत है फिर ऐसे बात करने की, चिंता करने की? कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम तो इस व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं, ये काम तो होते ही रहेंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा, ये भ्रष्टाचार की राजनीति चलती ही रहेगी, बल्कि हर चुनाव के बाद आपको इस भ्रष्टाचार की राजनीति में कई गुना बढ़ाव चढ़ावा देखेंगे आप। जो भ्रष्टाचार 2019 में था, वो उससे 100 गुना ज़्यादा 2024 में है, और इससे भी कितने हज़ार गुना ज़्यादा होगा 2029 में। आप देख लेना, अगर आप इसके ऊपर कोई चिंतन नहीं करते हैं, चिंतन मंथन करके इसको नहीं बदलना चाहते हैं, और समाधान के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ सत्य बहुमत की बात कर सकता हूँ आपसे, कि जहाँ पर मतदाताओं के बहुमत से सरकार बने। जब हमारे पास बहुमत की कोई व्याख्या नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है, फिर हम इस गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति में क्यों उलझे हुए हैं? क्यों हम इसको वोट देते हैं? इसी की आलोचना करेंगे और इसी को वोट दे के फिर हम मूर्ख बनते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं समझ में आती ये बात? अगर आप एक सीट के ऊपर भी कहीं चुनाव में जितवा दोगे, लोकसभा के या कहीं पर भी सत्य बहुमत को, तो ही देख लेना आप, सारी राजनीति बदल जाएगी।
लेकिन विडंबना ये है कि हम लोग जानबूझ के हम नहीं समझना चाह रहे हैं। हमने इतनी मेहनत करी होगी 2024 के अंदर, लेकिन क्या हुआ, लोगों को समझ में ही नहीं आ रही बात, समझ में आते हुए भी समझना नहीं चाहते, फिर भी उसी उलझन में लगे हुए हैं। ये आपको व्यवस्था आपको समझनी पड़ेगी, व्यवस्था आप समझिए, और इस व्यवस्था का समाधान जो हमने सत्य बहुमत निकाला है, इसके अलावा कोई समाधान है नहीं। आप जितनी मर्जी चर्चा करके देख लीजिए, जितने मर्जी बुद्धिजीवियों से, पत्रकारों से, मीडिया से बात करके देख लीजिए, जितने मर्जी नेताओं से बात करके देख लो, जितने मर्जी जीते हुए सांसदों से बात करके देख लो, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है इस पॉइंट के ऊपर। तो जब ये तैयार नहीं है तो हम क्यों नहीं बोलते? मतदाता तो बोलेगा कम से कम। सत्य बहुमत का कोई उम्मीदवार आपके क्षेत्र में है, आप उसको वोट दीजिए, कौन मना कर रहा है? क्यों नहीं वोट देते आप? क्या मजबूरी है? फिर व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ठीक है।